दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम गुरुजी में। आज हम बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो पिछले परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम इनके विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे, ताकि इससे संबंधित अन्य कोई प्रश्न आगे की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकें। आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि। इसमें देखेंगे जो व्याख्यान विधि है ये बहुत प्राचीन विधि है। इसमें प्रजातांत्रिक विधि नहीं होता, इसमें बच्चों को केवल मूक दर्शक, मूक श्रोता बन करके बैठना पड़ता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ब्लूम के बारे में देखा जाए तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में 3 डायमेंशन दिए हैं, 3 डोमेन दिए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष में देखेंगे संस्मरण, समझना, लागू करना, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब ज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। भावात्मक पक्ष में देखेंगे तो अनुकरण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यय, संगठन, चरित्रीकरण, ये सारी चीज़ें इसके भावात्मक पक्ष का लक्षण है। तो इसमें भावात्मक पक्ष में देखेंगे तो आग्रहण भी है, व्यवस्थापन है, अनुक्रिया है, तीनों है। ये ज्ञानात्मक जो दिया है विकल्प नंबर 2, ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, अप्रेरणा स्तर। हम देखेंगे कि शिक्षण स्तर में 3 स्तर हैं। स्मृति स्तर भी है, अवबोध यानी समझ का स्तर भी होता है, परावर्ती स्तर यानी जो रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है इसे चिंतन स्तर भी कहते हैं, लेकिन अप्रेरणा का स्तर नहीं है। विकल्प 4 सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। अनुक्रिया, पशु, पूर्व अनुभव, व्यवहार। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। विकल्प 1 सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रश्नोत्तर, निगमन, आगमन, समस्या समाधान। ये देखेंगे कि प्रश्नोत्तर, निगमन, आगमन ये प्राचीन विधियां हैं। समस्या समाधान की विधि ये प्रगतिवादी विधि है। विकल्प नंबर 4 सही आंसर। निम्न से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध में सही है? बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। दूसरा प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। तीसरा प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता। चौथा प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। इसमें अगर विकल्पों को ध्यान से देखें तो प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण ये सृजनात्मकता के तत्व हैं। विकल्प 4 सही उत्तर। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पराअहम, नार्सिसिज्म। हम देखेंगे कि फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया उसमें बताया कि बालकों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिससे वो माता के प्रति उसका लगाव होता है। बालिकाओं में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिससे उसका लगाव पिता के प्रति हो जाता है। तो यहाँ बालक की बात कर रहा है, तो विकल्प 1 सही होगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या सादृश्यता का नियम, या बहुप्रतिक्रिया का नियम। ध्यान से देखें तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। 5 गौड़ नियम दिए हैं, जिसमें आंशिक क्रिया है, सादृश्यता का नियम है,
बहुप्रक्रिया का नियम है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसके गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही विकल्प है इसका। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण। हम देखेंगे जब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में अंतरण होता है कोई अधिगम, तो इसे द्विपार्श्विक कहते हैं। समान प्रकार का अंतरण क्षैतिज कहलाता है। पॉजिटिव अंतरण ये धनात्मक है। लेकिन उच्च स्तरीय अंतरण जब होता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, इसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। संप्रेषण संबंधी यह क्षमता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया। इसमें देखेंगे जहाँ डिस लग जाता है वो अक्षमता दिखाता है, लेकिन यहाँ देखेंगे कैलकुलिया कैलकुलेटर से संबंधित है, यानी गणित हो गया। ग्राफिया जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं तो लेखन से संबंधित है। डिसलेक्सिया ये पठन क्षमता है, लेकिन इसमें जो डिस्फेजिया दिया है, फेस माने चेहरा होता है, तो चेहरे से हम संप्रेषण करते हैं, तो डिस्फेजिया का संबंध संप्रेषण क्षमता से हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? विच अप्रोच इज सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठचर्या, वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम। यहाँ देखें जो संवर्धन उपागम है उच्च बुद्धि लब्धि प्राप्त बालकों के लिए जरूरी है। उच्च स्तरीय पाठचर्या ये भी उच्च बुद्धि लब्धि बालकों के लिए लाभदायक है। त्वरित उपागम ये भी उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालकों के लिए लाभदायक है, लेकिन ये मेंटली रिटार्डेड बालक के लिए ये सारे उपयोगी नहीं है। उसके लिए जरूरी है वैयक्तिक अनुदेशन। विकल्प नंबर 3। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो यहाँ देखेंगे विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये गुणात्मक प्रक्रिया है विकास, इसलिए विकल्प 1 सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही है अपनी जगह पर। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता, रुचि, मूल्य, अभिप्रेरणा। किसी विशिष्ट योग्यता विशिष्ट क्षमता जब प्रदर्शित होता है तो उसे अभिक्षमता ही कहते हैं। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें हम देखेंगे कि इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से ऊपर 7 से 11 है। संवेगात्मक है इसकी संवेगात्मक अवस्था, और औपचारिक ये संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से 2 साल तक है। औपचारिक ये है 11 से ऊपर, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7। तो इसके प्रथम 3 अवस्थाएं ब्रूनर के 3 अवस्थाओं से समांतर मिलती जुलती हैं। तो ब्रूनर की जो पहली अवस्था है उसे क्रियात्मक कहते हैं, जो उसकी क्रियात्मक अवस्था है इसके संवेगात्मक अवस्था के बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें जो पूछा प्रतिबिंबात्मक, तो ब्रूनर की जो दूसरी अवस्था है उसे आइकॉनिक कहते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और इसकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो 2 से 7 साल वाला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसके बराबर है। और ब्रूनर की जो तीसरी अवस्था है जिसे सिंबॉलिक कहते हैं, वो सिंबॉलिक अवस्था प्रतीकात्मक
पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आइकोनिक स्टेज प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ब्रूनर की दूसरी अवस्था है और पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कैटल, आइजेंक, फ्रायड, अल्पोर्ट। फ्रायड को छोड़ करके बाकी तीनों व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है। आइजेंक, अल्पोर्ट और कैटल। फ्रायड मनोविश्लेषणवादी है, तो इसलिए विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, सूझ, भग्नाशा। एंग्जाइटी भी समस्या समाधान में बाधक है, नकारात्मक प्रवृत्ति भी बाधक है, फ्रस्ट्रेशन, भग्नाशा भी बाधक है, लेकिन सूझ से समस्या समाधान में बाधा नहीं आएगी। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? आमोद, ध्यान, उद्दीपक, स्मृति। हम देखेंगे कि वुडवर्थ का कथन है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। तो इसमें उत्तेजित अवस्था अगर देखा जाए तो ध्यान भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, उद्दीपक भी नहीं है। आमोद व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? फ्लैंडर, मॉरिसन, हर्बर्ट, लिपिट। FIACS का फुल फॉर्म होता है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी। तो इसमें फ्लैंडर का नाम आ रहा है, तो विकल्प 1 सही है। फ्लैंडर ही से संबंधित है। इसमें शिक्षकों के मौखिक व्यवहार का मापन किया जाता है। विकल्प नंबर 1 फ्लैंडर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। अगर प्रोत्साहन देंगे तो भी प्रश्न कौशल के लिए सही है, और प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग ये भी सही है, सुनने में संवेदनशीलता भी सही है। लेकिन हाँ और ना वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं, क्योंकि हाँ ना में बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिल रहा है। विकल्प नंबर 1 सही है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोध, परीक्षण। थर्मेटिक अप्रिसिएटिव टेस्ट यानी TAT जिसे कहते हैं, मॉर्गन एवं मूरे ने तैयार किया था। यह प्रक्षेपी विधि है। बाकी ये तीनों विधियां उपयुक्त, ये अप्रक्षेपी विधियां हैं। विकल्प 4 सही आंसर। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं प्रबोधन, उद्भवन, आयोजन, अनुवादन। इल्यूमिनेशन, इक्यूबेशन, प्रिपरेशन, ट्रांसलेशन। देखेंगे सृजनात्मकता के जो 4 चरण है मुख्य रूप से, उसमें पहला चरण है आयोजन का, जिसमें समस्या समाधान के लिए आयोजन किया जाता है। दूसरा होता है उद्भवन। तो उद्भवन की में क्या होता है कि जब समस्या का समाधान आयोजन से नहीं हो पाता है तो समस्या से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा दिया जाता है, जिसे उद्भवन कहते हैं। तो विकल्प 2 सही है, जिसमें कहा सृजनात्मक समस्या समाधान में जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है। ये प्रश्न 2019 के सुपर टेट में भी रिपीट कर चुका है और इसमें भी पूछा था, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दें। विकल्प प्रश्न संख्या 22 में
करा, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान, रूपग्राम। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं फोनिम। फोनिम यानी ध्वनिग्राम। विकल्प एक सही आंसर हो जाएगा। 23वां करा है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन का सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। इसमें देखेंगे कि जो सृजनात्मकता होता है, क्रिएटिव थिंकिंग, तो सृजनात्मकता अपसारी, एक मिनट, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन का परिणाम होता है। अपसारी चिंतन, और यह एक से अधिक डायमेंशन पर देखता है। ऐसे प्रश्न जो खुले उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो अपसारी चिंतन के उदाहरण हैं। ऐसे प्रश्न जिनके बंद उत्तर होता है, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर जो आपसे करा रहे हैं, ये सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न नहीं है। इसमें केवल एक ही उत्तर सही आएगा, सभी बच्चों का एक ही उत्तर आएगा, तो ये सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। तो इस तरह हम देखें कि सही उत्तर बताएं, इसका एक ही उत्तर आएगा। इसमें कौन बता सकता है, ये भी एक ही उत्तर आएगा। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, वो भी कहेगा हाँ या ना। लेकिन जो विकल्प नंबर 2 सही है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये अलग अलग बच्चों द्वारा अलग अलग उत्तर आएगा, इसलिए विकल्प 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है, अश्रेणीय शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। माइक्रो टीचिंग के बारे में कह रहा है, तो माइक्रो टीचिंग को स्केल्ड डाउन टीचिंग कहते हैं, जिसमें 5 से 20 लोगों का समूह होता है, शिक्षण किया जाता है। तो विकल्प 1 सही हो जाता है, अश्रेणीय शिक्षण। प्रश्न संख्या 25, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची ए में हल, मैकडोगल, फ्रायड, मैस्लो। सूची बी में आवश्यकता सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, प्रणोद अवकलन सिद्धांत। हल के बारे में देखें तो हल ने प्रणोद अवकलन सिद्धांत दिया है, मैकडोगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया, फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत देता है, मैस्लो आवश्यकता क्रम का सिद्धांत है। इस तरह से हम देखते हैं तो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत। तो अभिक्रमित अनुदेशन में सक्रिय अनुक्रिया बिल्कुल, पुनर्बलन मिलता है छोटे छोटे पदों में, जैसे ऐसे है तो छोटे छोटे पदों में हम विभाजित करके करते हैं, और इसमें हर स्तर पर फीडबैक दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये भी सही है, लेकिन अभ्यास का सिद्धांत नहीं उसमें होता है। विकल्प नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, अभ्यास का सिद्धांत। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थियरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अभिप्रेरक, उद्दीपक, क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद। इसमें देखेंगे अभिप्रेरक भी जरूरी है, उद्दीपक भी दिया जाता है और अंतर्नोद भी होता है, क्रिया प्रसूत व्यवहार जरूरी नहीं है। विकल्प संख्या 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा है? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम। तो रॉबर्ट गैगने ने जो सीखने के 8 नियम दिए हैं, उसमें देखेंगे संकेत को फर्स्ट लेवल पर रखा है, और दूसरे लेवल पर इसमें दिया नहीं है, लेकिन दूसरे लेवल पर उद्दीपक अनुक्रिया सीखना है। श्रृंखला अधिगम ये तीसरे स्तर पर है, और
संप्रत्यय अधिगम 6वें लेवल का है और जो शाब्दिक अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य सीखना, ये 4थे लेवल का है। तो इसने सबसे निम्न स्थान की बात कर रहा तो संकेत अधिगम जो पावलोव के सिद्धांत से मिलता जुलता है, तो संकेत उसका पहला है, वही सबसे निम्न स्तर है। विकल्प संख्या 1 सही आंसर। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल। शिक्षण के दौरान जो उतार चढ़ाव किया जाता है उसे ही हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। विकल्प संख्या 3 सही उत्तर। आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण क्रिया का तत्व नहीं है? प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, माध्यम, अंतःक्रिया। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प संख्या फीडबैक बिल्कुल दिया जाता है, माध्यम भी होता है, फीडबैक, माध्यम और अंतःक्रिया, ये तीनों होती हैं। ये पुनर्बलन जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ से कोई संदेश भेजा, ये मैसेंजर है और ये ग्रहण करने वाला, ये इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को पास संदेश भेजा तो किसी माध्यम से भेजा होगा, चाहे फ़ोन से भेजा होगा, पत्र से भेजा होगा, तो इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया हुई होगी, एक माध्यम है पर। और इसमें फीडबैक भी दिया होगा, जैसे आपको कोई मोबाइल पर मैसेज भेजता है तो आप उसको अंगूठा दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं, आपकी कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है, प्रतिपुष्टि भी होता है, फीडबैक भी होता है, माध्यम होता है। लेकिन इसमें पुनर्बलन जरूरी नहीं है। विकल्प संख्या 2 सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 30 प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके लिए लाभदायक भी रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।